हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रूपा भारती और आप देख रहे हैं रूपा क्लासेस। मैं उम्मीद करती हूं कि आप सभी मस्त होंगे और हम भी मस्त हैं। तो आज हम लेके आए हैं 20 के दांत कहानी। तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए ताकि वो भी पढ़ सके। तो आज हम लेके आए हैं क्लास 10 2026 का जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है, हिंदी का चैप्टर 2 20 के दांत, जिसके लेखक है नलिन बिलोचन शर्मा। 20 के दांत का मतलब है कि अमीरी और गरीबी सामाजिक एक कहानी है। आइए हम लोग देखते हैं कि इसका क्वेश्चन जो है कैसा है। कि बताया कि 20 के दांत कहानी शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करे। मतलब कि 20 का दांत जो कहानी है उसका क्या अर्थ है और उसे मतलब कहानी से क्या जो है निकलता है, मतलब कि उसका क्या अर्थ निकलता है। तो ये है कि 20 के दांत कहानी शीर्षक अत्यंत सार्थक है। इस कहानी में जब किरानी गरीब गिरधर लाल का बेटा मदन ने अमीर घराने के बेटे कासू को पीट कर जब 2 दांत टूट दिया, मतलब कि एक अमीर घर का जो लड़का था वो क्या था, कासू था, और जो एक गरीब घर का लड़का मतलब मदन जो था वो गिरधर लाल का बेटा था। जबकि सेन साहब के फैक्ट्री में गिरधर लाल किरानी था, उसका बेटा मदन जो था उसने कासू को पीट कर जब 2 दांत तोड़ देता है, तो इससे स्पष्ट होता है कि धनी वर्ग के अहंकार को चकनाचूर कर दिया। मतलब एक गरीब घर का लड़का जो अमीर घर के लड़के को मार पीट कर उसका दांत तोड़ देता है, तो इससे यह स्पष्ट होता है कि धनी वर्ग का जो अहंकार है वो चकनाचूर हो गया। अगला क्वेश्चन है कि सेन साहब के परिवार में बच्चों के लालन पालन में किए जा रहे लिंग आधारित भेदभाव को स्पष्ट करे। तो ये है कि 20 के दांत कहानीकार नलिन बिलोचन शर्मा ने बच्चों के लालन पालन में बहुत दूरियां बताए हैं। 20 के दांत के लेखक जो है नलिन बिलोचन शर्मा, उन्होंने बच्चों के लालन पालन में बहुत दूरियां बताई है। जैसे कि सेन साहब के परिवार में लड़कियों को शिक्षा देना उचित नहीं समझा जाता था, और सेन साहब के परिवार में लड़कियों को शिक्षा देना उचित नहीं समझा जाता था तथा बच्चियों को मतलब उनकी बेटियों को हंसने का कोई इजाजत नहीं था। और बेटा इतना नटखट था फिर भी उसे इंजीनियर बनने का उम्मीद लगाए बैठे थे। अगला क्वेश्चन है कि खोखा किन मामलों में अपवाद था। खोखा जो था वो किन मामलों में अपवाद था। तो सेन साहब एक अमीर आदमी थे, सेन साहब जो थे एक अमीर आदमी थे, और खोखा उनके बुढ़ापे की आंखों का तारा था। मतलब बुढ़ापे का मतलब ये होता है कि जब सेन साहब बुढ़ापा से गुजरेंगे, जब बूढ़ा अवस्था में आ जाएंगे, तो उनके आंखों का तारा मतलब कि उनके देखभाल के लिए कौन होता है, एक बेटा होता है, जो कि बेटा उनके बुढ़ापे का सहारा होता है। उसी प्रकार वो सेन साहब का जो बेटा था, वो सेन साहब का बेटा जो था उस सेन साहब के बुढ़ापे की आंखों का तारा था। इसलिए सेन साहब जो थे उनको हर एक छूट दे दिए थे, मतलब कि खोखा को हर एक छूट दे दिया था। यानी घर में जितने भी नियम बनाए गए थे वो सिर्फ लड़कियों के लिए बनाया गया था, बल्कि लड़कों के लिए नहीं, मतलब कि खोखा के लिए नहीं बनाया गया था। वो अपने जीवन के साथ साथ खोखा जो था वो अपने जीवन के साथ साथ घर के नियमों में भी अपवाद था। अगला क्वेश्चन है कि लड़कियां क्या है, कठपुतली, और उनके माता पिता को इस बात पे गर्व है। मतलब कि लड़कियां क्या है, सेन साहब की जो लड़कियां है कठपुतली है, तो उनके माता पिता को क्या है, इस बात पे गर्व है। तो इसका आंसर हुआ कि यह कहानी 20 के दांत से लिया गया है। इस कहानी में सेन साहब की बेटी को हर प्रकार का तमीज सिखाया गया है। इस कहानी में सेन साहब की जो बेटियां हैं उनको हर एक कार्य करने का, हर एक बोलचाल, हर एक चीज करने का तमीज सिखाया गया है। इन्हें हंसने की भी इजाजत नहीं थी। मतलब सेन साहब की जो लड़की थी उसको हंसने का भी इजाजत नहीं था, ये सिर्फ शाम के समय खेल सकते थे। इन सब गुणों को देखकर जो सेन साहब और सेन साहिबा थी, मतलब कि उन 5 लड़कियों के जो माता पिता थे, उन्हें इस बात पे गर्व था कि हमारी लड़कियां जो है कठपुतली है। मतलब कि उनकी जो बेटी थी, 5 बेटियां जो थी वो क्या थी, एक कठपुतली के समान थी। मतलब वो कुछ नहीं कर सकती थी, ना पढ़ सकती थी, ना हंस सकती थी, ना ज्यादा बोल सकती थी, बल्कि वो बस शांत रहती थी। जिस तरह उनके माता पिता कहते थे उस तरह करती थी, और ओनली शाम के समय खेलती थी। इसलिए उनके माता पिता को गर्व था कि मेरी बेटी जो है एक कठपुतली के समान है। अगला क्वेश्चन है कि खोखा के दुर्लिख व्यवहार के अनुसार ही सेन साहब ने अपने सिद्धांतों को भी बदल दिया, जिसका आंसर है कि नलिन बिलोचन शर्मा की पंक्ति के माध्यम से यह बताना चाहा है कि नलिन बिलोचन शर्मा जो है वो अपने पंक्ति के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि सेन साहब की 5 लड़कियां बिल्कुल सभ्य और अनुशासित थी।
नलिन बिलोचन शर्मा बता रहे हैं कि सेन साहब की जो 5 लड़कियां थी वो बिल्कुल सब शांत स्वभाव की तथा अनुशासन में रहती थी, अनुशासित थी। लेकिन ठीक उसके विपरीत, मतलब कि ठीक उसके उल्टा, ठीक उसकी उल्टा जो था, खोखा बिगड़े बाप का बिगड़ा संतान था। बेटियां अनुशासित थी, लेकिन जो ठीक उसके उल्टा उसका बेटा जो था सेन साहब का, वो बिगड़ा हुआ था। तो इसको बोला गया है कि बिगड़े बाप का बिगड़ा औलाद, जिससे अधिक लाड प्यार से बिगाड़ दिया गया था। किसको अधिक लाड प्यार से बिगाड़ा गया था? खोखा को अधिक लाड प्यार से बिगाड़ दिया गया था। उसके हर एक गलती में इंजीनियर का स्वरूप दिखाई देता था। मतलब खोखा जो भी गलतियां करता था, उसके माता पिता को उसमें क्या दिखाई देता था कि मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। अर्थात खोखा की सभ्य संभावना उसके लिए जो था, अपने सिद्धांतों को भी बदल दिया था। अगला है कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर चोर, गुंडे, डाकू बनते हैं। ये किसने कहा था? इस पंक्ति के माध्यम से महान लेखक नलिन बिलोचन शर्मा जो है वो बताना चाहते हैं कि सेठों, बड़े 2 सेठों के चरित्र को उजागर करके हमें बताना है कि सेठ लोग कैसे गरीब के बाल बच्चों को हत्या उत्साहित करते हैं। मतलब इनका कहना है कि मदन ने सेन साहब का कार भी नहीं छुआ था, फिर भी सेन साहब ने क्या किया था? मदन को डांटा था और उसकी माँ को बुलाकर जो था कहा था कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर चोर, डाकू, गुंडे बनते हैं। मतलब कि मदन जो था, सेन साहब का कार भी नहीं छुआ था, फिर भी सेन साहब ने गरीब घर का लड़का जो मदन था उसको डांटा और उसकी माँ को बुलाया और बुला के कहा कि तुम्हारा बेटा मेरा कार छुआ है। मतलब कि ऐसा लड़का आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू इत्यादि बनते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौवे की जमात में आने के लिए ललक गया। मतलब कि कौवे की तरह अपने जमात में जाने के लिए कौन ललक गया? तो है कि बीच के रात पंक्ति के माध्यम से नलिन बिलोचन शर्मा का कहना है कि सेन साहब का बेटा जो कासू था, नलिन बिलोचन शर्मा का कहना है कि सेन साहब का बेटा जो कासू था और गिरधर लाल का बेटा जो मदन था, मदन की जमात में शामिल होने के लिए, यानी कि लट्टू के खेल में शामिल होने के लिए वो मचल उठा। मतलब कि मदन क्या कर रहा था? लट्टू का खेल खेल रहा था। उसी समय सेन साहब का बेटा जो कासू था वो आया और उसके खेल में शामिल होने के लिए ललक गया, मचल उठा। लेखक ने कहा है कि हंस कौवे की जमात में आने के लिए, जिस तरह हंस कौवे की जमात में जाने के लिए ललक जाता है, ठीक उसी प्रकार सेन साहब का बेटा जो मदन था, गिरधर कासू था, वो भी गिरधर लाल का बेटा मदन के खेल में जाने के लिए ललक गया, जिससे कासू पूर्व की भांति आक्रोश में आ गया। जिसे कि पहले की भांति, पहले जिस तरह कासू जो था हमेशा गुस्सा में आता था, सबको मारता पीटता था, उसी तरह क्या किया? आक्रोश में आ गया और उसे लड़ाई करने लगा। उसी पर मदन ने कासू के 2 दांत तोड़ दिए। अगला क्वेश्चन है कि मदन और ड्राइवर के बीच विवाद के माध्यम से कहानीकार क्या बताना चाहता था? मदन और ड्राइवर के बीच जो विवाद हुआ था उसमें कहानीकार क्या बताना चाहता है? क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य के महान लेखक नलिन बिलोचन शर्मा मदन और ड्राइवर के बीच विवाद के द्वारा हमें यह बताना चाहता है कि जब कोई गरीब व्यक्ति अमीर व्यक्ति की शरण में रहता है, मतलब कि कोई भी गरीब व्यक्ति हो अमीर व्यक्ति की शरण में रहता है, तो वह गरीब की सहायता नहीं करता, बल्कि मदद मांगने पर उसे ठुकरा देता है। अगला क्वेश्चन है कि महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में हमेशा महल वाला ही जीतता है, पर उसी हालत में जब दूसरी झोपड़ी वाला उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं। लेखक ने इस कथन को कहानी से एक उदाहरण देकर स्पष्ट किया। मतलब कि इसका उदाहरण देना है। तो इसमें है कि महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में हमेशा महल वाला ही जीतता है। अक्सर महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई होती है जिसमें हमेशा कौन जीतता है? महल वाला ही जीतता है, क्योंकि महल का तात्पर्य अमीर वर्ग से होता है। महल का तात्पर्य क्या है? अमीर वर्ग, मतलब ज्यादा रुपया पैसा वाला अमीर हुआ। उसके बाद झोपड़ी का तात्पर्य किससे होता है? गरीब वर्ग से, मतलब जिसका झोपड़ी है, मरई टाटी के घर है, उसका मतलब गिनती किस में आता है? गरीब घर में आता है। लेखक का कहना है कि जब तक गरीब की सेवा नहीं करेगा अमीर, तब तक उसकी हार। मतलब लेखक कहना चाहता है कि गरीब जो व्यक्ति जो है वो जब तक अमीर का सेवा करेगा तब तक वो हारता रहेगा, कभी जीत नहीं पाएगा। और जिस दिन ये गरीब जो है अमीर का सेवा करना बंद कर देगा, उस दिन क्या होगा? उसका अति जो होता है समय पलट जाएगा। ठीक है, उसी दिन उसका पासा क्या होगा? पलट जाएगा। मतलब लेखक का कहना ये है कि गरीब व्यक्ति जो है अमीर का सेवा नहीं करके अपना खुद काम करे, खुद का कोई बिजनेस करे या खुद खेती बाड़ी करे, कुछ भी करे,
जिस दिन अगर वो करना स्टार्ट कर दिया उस दिन क्या होगा, वो मतलब सेवा नहीं करेगा। अमीर का जो होता है, अमीर के जिंदगी में क्या है, अमीर के का सेवा करो और उसका हमेशा सेवा पानी करते रहो, उसके दबाव में रहो। अगर वो खुद का काम करता है, खुद आगे बढ़ना चाहता है, तो क्या होगा, उसको सबसे पहले अमीर का सेवा करना बंद करना पड़ेगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि आपकी दृष्टि में कहानी का जो है नायक कौन है? तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए। मतलब कि आपकी दृष्टि में कहानी का जो नायक होता है, सबसे मेन इंसान जो होता है, वो कौन होता है? तो है कि हम लोगों की नजर में कहानी का नायक मदन ही होना चाहिए। मतलब कि हमारे नजर में कहानी का जो नायक है कौन होना चाहिए? मदन होना चाहिए। क्योंकि लेखक का कहना है कि जो बुराई का अंत करता है उसी को नायक माना जाता है। मतलब कि लेखक कहते हैं कि जो इंसान बुराई का अंत कर दे वो क्या है, मेन नायक होता है। जैसे मूवी वगैरह में होता है, अगर हीरो क्या करता है, जितना भी होता है गुंडा वगैरह होता है, उस सबको मार देता है, तो लोग क्या बोलता है उसको हीरो। हीरो का मतलब होता है नायक। तो उसी प्रकार यहाँ पे नायक का रोल किसका है? मदन का है। एक दिन की बात है जब मोहन कुछ आवारा छोकरों के साथ लट्टू नचा रहा था। एक दिन का बात है जब मदन क्या कर रहा था, अपने दोस्तों के साथ लट्टू नचा रहा था। उसी दौरान खोखा आकर कहता है लट्टू हम भी खेलेंगे। उसी समय खोखा आया और बोला कि लट्टू हम भी खेलेंगे। जब उसे मदन के द्वारा मना कर दिया जाता है तो 2-4 गुस्सा खोखा को जमा देता है। उसके बाद मदन ने कासू का 2 दांत भी तोड़ डाला। मदन एक ईमानदार और स्वभावमानी बालक था। अंत कहानी का नायक जो है, अतः कहानी का नायक किसे माना गया है? मदन को ही माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि आरंभ से ही कहानीकार स्वर्ण व्यंग्यपूर्ण ऐसे कुछ प्रमाण उपस्थित करे कि हिंदी साहित्य के महान एवं सुप्रसिद्ध लेखक कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा है। का आरंभ से ही स्वर व्यंग्यपूर्ण है। जो नलिन बिलोचन शर्मा है, उनका जो आरंभ हुआ है वह स्वर व्यंग्यपूर्ण से ही हुआ है। क्योंकि इस कहानी में सेन साहब अपने बेटे को सभी प्रकार की आराम दिए हैं। उसे इंजीनियर भी बनाना चाहा है, लेकिन अपनी पुत्री को गुलामी की तरह घर में रखा है तथा उसको शिक्षा के बारे में भी तनिक भी क्या है, सोच नहीं है। मतलब अपने बेटा को जो है बहुत ऐशो आराम से रखा है, हर एक चीज का छूट दिया है, लेकिन अपनी बेटी को क्या किया है, थोड़ा भी शिक्षा का भी, हंसने का भी अधिकार नहीं दिया है। और न ही शिक्षा का तो उसके अंदर थोड़ा भी सोच है कि हम अपने बेटियों को शिक्षा दे। तो आज का क्लास जो है यहीं पे समाप्त होता है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आपको ये क्लास कैसा लगा आप कमेंट में बताइए कि आपको ये क्लास कैसा लगा, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए ताकि वो भी पढ़ सके। तो आज का चैप्टर जो है यहीं पे समाप्त होता है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन बचता है कि इसका सारांश लिखे। तो आप वो अपने हिसाब से बना सकते हैं, तो आप अपने हिसाब से बनाइएगा। प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको ये क्लास